हेलो बच्चों। यूनिट्स और डायमेंशन हमारा चल रहा था और मैंने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि हम यूनिट्स और डायमेंशन ही करेंगे अभी। एरर वाला पार्ट, इस चैप्टर का जो मेजरमेंट और एरर वाला पार्ट है उसको हम होल्ड पे रखेंगे। उसको हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेने के बाद करेंगे, बिकॉज बेसिक मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा भी हो सकता था, हमारे पास दो ऑप्शन थे जब हमने स्टार्ट किया ना फिजिक्स पढ़ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। हम हो सकता था बेसिक मैथमेटिक्स को ही पहले पढ़ लेते, फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन को पढ़ते। लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशन निकालना चूंकि इजी है, तो बहुत ही इजी है। आपने देख ही लिया होगा कि एक फॉर्मूला केवल जानना है, यूनिट निकल जाएगा, डायमेंशन निकल जाएगा। और डायमेंशन के कुछ रूल थे 3 4 5, बस इतना ही अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने आपको आ जाएगा, अगर एक फॉर्मूला आ जाए तो उसका एसआई यूनिट आ जाएगा, उसकी सीजीएस अगर जरूरत पड़ी तो निकाल दोगे, किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन की जरूरत पड़ी तो भी अब आप कर दोगे, सब आपको आ चुका है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बैकबोन है फिजिक्स को समझने के लिए। मतलब इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिजिक्स, बिकॉज विदाउट मैथमेटिक्स हम एक कदम भी आगे फिजिक्स में नहीं बढ़ सकते। और ऐसा याद रखना, फिजिक्स ही नहीं, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें जिसकी ग्रिप है ना, जिसका कॉन्सेप्ट जितना ही स्ट्रांग होगा, उसके लिए फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री भी और भी साइंस ऑब्जेक्ट बहुत ही इजी लगेगा उसे, है ना। ये जितने भी कुछ आपके सीनियर्स होंगे उनसे आप सुने होंगे, या आपके भैया होंगे, दुर्भाग्य से, बाय बैड लक, अगर उनकी फिजिक्स या केमिस्ट्री कमजोर होगी ना, तो याद रखना वो इसी वजह से होगी कि अगर ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसने भी इसे सीरियसली नहीं पढ़ा ना, उसको फिजिक्स में दिक्कत आती है। इसीलिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब बहुत डिटेल का मतलब जितनी फिजिक्स में जरूरत है उतनी एटलीस्ट जरूर पढ़ेंगे। नाम तो मैथ्स है, टीचर मैं फिजिक्स का हूँ, लेकिन मैथ्स हम वही पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूजफुल है। दूसरी बात, इंटरेस्टिंग चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल टूल भी कह सकते हैं इस चैप्टर को, हम मैथमेटिकल टूल भी कह सकते हैं। वैसे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। देखिए, मैथमेटिक्स क्या है, कोई पूछ दे कि फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो जरूर इसका कुछ रोल होगा, जरूर कोई बात होगी। तो हाँ, बात है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। फिजिक्स में जो हम कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आगे करेंगे, है ना, वो लैंग्वेज जो है ना, मैथ्स का ही होगा। यानी वहां जो हम बातें करेंगे ना, वहां मतलब एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट के बीच जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो एक लैंग्वेज यूज करते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। उसी तरीके से फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, है ना। लैंग्वेज की हम बात करेंगे, ऑलराइट। और वो लैंग्वेज हमारा कौन देगा हमें? तो लैंग्वेज देगा हमें मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ऑलराइट, तो वो लैंग्वेज देगा हमारा मैथमेटिक्स। देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में आगे हम लोग जब बात करेंगे तो सबसे पहले एक टर्म आएगा मैथमेटिकल टूल, भी हम लोग इसे कहते हैं। तो टूल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टूल का सिलेक्शन काफी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पेड़ है आपके पास, एक ट्री है ना, ये ट्री है। अगर ये इसका रूट है, मुझे कहता है कोई कि इस ट्री को कट करो,
और मेरे हाथ में ब्लेड, आप ब्लेड समझते होंगे, मेरे हाथ में एक ब्लेड दे देता है ना, इस ब्लेड से कहता है इसे कट करना, तो ये बहुत डिफिकल्ट है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक ब्लेड, सेविंग ब्लेड से मैं एक ट्री को कट करूंगा, मोटा ताजा ट्री को, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर कोई एक्स दे देता है ना, कोई मुझे एक्स दे देता है, तो मैं बहुत आसानी से इसे कट कर दूंगा, फिर इट इज इजीली कट हो जाएगा, क्योंकि इसको कट करने के लिए, ट्री को कट करने के लिए हैक सॉ है ना, से भी कट कर सकते हैं या एक्स से भी कट कर सकते हैं। उसी तरीके से एक पतला सा धागा कोई दे दे, थ्रेड, ये क्या है, थ्रेड, और थ्रेड को कोई कहे कि तुम इसे एक्स से कट करो, है ना, इसे एक्स से कट करो, तो अगेन इट इज टफ, डिफिकल्ट है कि नहीं। लेकिन कोई कहे कि तुम ब्लेड से कट करो, यहां पे अगर मैं ब्लेड इस्तेमाल करता हूं, यहां पे अगर ब्लेड इस्तेमाल करता हूं तो इट इज इजी। मतलब किस चीज को मुझे कट करना है उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द थिंग विच इज टू बी कट, हम लोगों को प्रॉपर टूल का चॉइस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक धागे को कट करने के लिए एक ब्लेड की जरूरत पड़ेगी, एक पतले से थ्रेड को, लेकिन एक मोटे से पेड़ को कट करना होना तो हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी, ब्लेड से नहीं होगा काम। आई बात समझ में। इट्स जस्ट लाइक दैट कि हर बीमारी की मेडिसिन जो होती है वो अलग अलग होती है ना, हर बीमारी का जो मेडिसिन होता है दैट इज डिफरेंट। यही बात है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। यानी फिजिक्स में किसी प्रॉपर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, किसी न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। और टूल जो है ना, टूल का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, टूल का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शन की, है ना। फंक्शन क्या है, फंक्शन 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 क्या है। जैसे फंक्शन वर्ड से यहाँ पे क्या मतलब है, फंक्शन का तो ऐसे मतलब होता है, जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि इस मार्कर का क्या फंक्शन है, जैसे फंक्शन का मतलब काम, क्या काम है तुम्हारा, क्या फंक्शन है, हम लोग पूछते हैं आम कन्वर्सेशन में, जो हम लोग बोलचाल वाला कन्वर्सेशन करते हैं, तो फंक्शन वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, कहीं कहीं आता है ना। तो इसका मतलब होता है कि क्या काम है आपका, और यहाँ भी कमोबेश यही मतलब है यहाँ इसका। फंक्शन का मतलब जब हम मैथ्स और फिजिक्स में कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में टॉपिक के नाम पे जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ भी उसका बहुत हद तक वही मीनिंग है ना। जैसे देखिए, एक सिचुएशन मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे हम लोग किसी को पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे, सपोज जैसे बैंक से हम लेते हैं लोन, या कोई आदमी है वो भी इंटरेस्ट पे पैसे देता है। जैसे गुजरात में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे देते होंगे सपोज। तो मान लो कुछ अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख कुछ भी, ये अमाउंट है ना। इस अमाउंट को आपने दे दिया किसी को, किसके लिए दिया, आपका पर्पस क्या था, तो इंटरेस्ट कमाना, है ना। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है, अमाउंट से हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अच्छा, अगर मैं अमाउंट को 1 मंथ के लिए रखूंगा तो इंटरेस्ट थोड़ा सा बनेगा, 2 मंथ के लिए रखूंगा तो इंटरेस्ट और ज्यादा बनेगा, 3 मंथ के लिए रखूंगा तो और ज्यादा बनेगा, 1 ईयर के लिए रखूंगा और ज्यादा बनेगा। यानी ये जो इंटरेस्ट है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। 1 मंथ पे कुछ अलग इंटरेस्ट होगा, 2 मंथ पे उससे ज्यादा होगा, 3 मंथ पे और ज्यादा होगा, 5 ईयर के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए, ये जो इंटरेस्ट और टाइम में एक रिलेशनशिप आएगा। किसी भी फिक्स, किसी भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट को मैं किसी के पास दे देता हूं कर्ज के तौर पे, तो उस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट और जितने टाइम के लिए मैं दूंगा वो टाइम, इन दोनों में एक रिलेशन आएगा, है ना। एक पर्टिकुलर, एक फिक्स रिलेशन जैसा कुछ आएगा, है कि नहीं।
उसमें क्या होगा, अच्छा ये इंटरेस्ट कितना बनेगा, ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, है ना, टाइम पे टोटली डिपेंड करेगा। क्लियर? तो इस यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो डिपेंडेंट है किस पे, टाइम पे। इंटरेस्ट कितना बनेगा ये जरूरी नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। कम टाइम के लिए कम इंटरेस्ट बनेगा, ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, ये नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा आप देखते भी होंगे। यानी ये इंटरेस्ट एक वेरिएबल है। इंटरेस्ट क्या है, एक वेरिएबल है। टाइम क्या है, तो टाइम भी एक वेरिएबल ही है, क्योंकि फिक्स जरूरी नहीं कि 1 मंथ के लिए ही मैं इंटरेस्ट पे दूं पैसे, मैं चाहे कोई भी 2 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है। यानी ये इंटरेस्ट भी एक वेरिएबल है, इंटरेस्ट भी एक वेरिएबल है। और ये जो टाइम है ना, ये टाइम भी एक वेरिएबल ही है, ये टाइम भी एक वेरिएबल ही है कि नहीं। लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है ना, वो एक ऐसा वेरिएबल है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी ये कैसा इंटरेस्ट कैसा वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और टाइम कैसा वेरिएबल है, तो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो कुछ भी हो सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 2 मंथ, 3 मंथ, कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप, 3 मंथ के लिए लिए तो कुछ इतना, 4 मंथ के लिए लिए तो इतना। यानी एक वेरिएबल डिपेंडेंट और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट, है ना। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक रिलेशन आएगा हमारा, इंटरेस्ट का जैसे टाइम के साथ रिलेशन आएगा, और उसी रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। यानी फंक्शन का डेफिनेशन है ए वैलिड मैथमेटिकल रिलेशन, a valid mathematical relation between dependent and independent variable, dependent and independent variable, a valid mathematical relation between dependent and independent variable, ठीक है ना। एक वैलिड मैथमेटिकल रिलेशन, जैसे इंटरेस्ट क्या था यहाँ, वेरिएबल, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल था, और टाइम कैसा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है ना। जैसे मैं इंटरेस्ट को y बोल सकता हूं, और टाइम को अगर मैं x बोलूं, क्या बोलूं, x बोलूं, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, y किसका रिलेशन है, मतलब इसी को फंक्शन जब हम बोल रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। ये लिखने का तरीका होता है किसी भी फंक्शन को, कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये जो हमारा इंटरेस्ट था वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था, है ना। तो ये जो इंटरेस्ट को अगर मैं y बोलूं, टाइम को अगर x बोलूं, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है y एज ए फंक्शन ऑफ x, y एज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब होता है y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका होता है y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। है ये मैथमेटिक्स की चीज, लेकिन फिजिक्स में इसकी यूज होगी, ध्यान रखेंगे। बस इसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना आप सीख लो। कहीं पे ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे ना, तो आप तुरंत समझना y इज फंक्शन ऑफ x। कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो एक फंक्शन होगा। फंक्शन क्या होगा, तो वो एक वैलिड मैथमेटिकल रिलेशन होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो फ्यूचर की बात है। लेकिन इस सिंबल का मतलब क्या है, तो y इज फंक्शन ऑफ x, जिसमें y क्या है, तो y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस y को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका भी हम लोगों ने देख लिया, y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। मैंने यहाँ इंटरेस्ट और टाइम का एग्जाम्पल दिया था, है ना। ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल है, दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। वैलिड मैथमेटिकल रिलेशन
के बहुत सारे एग्जाम्पल है। वैलिड मैथमेटिकल रिलेशन का ही दूसरा नाम क्या है? फंक्शन, है ना। जितने मैथ्स वाले लोग हो ना, इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे 12th में मैथ्स में आएगा, आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, है ना, फंक्शन चैप्टर से। तो फंक्शन में ये सारी बातें पढ़ोगे तो आज बड़ी गौर से मेरा जो लेक्चर सुनेगा आज के बाद कुछ दिनों तक, उसको मैथ्स में भी काफी हेल्प मिलेगा। फिजिक्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, मैथ्स में भी काफी हेल्प मिलेगा, है ना, ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो हम लोगों ने देखा y एज ए फंक्शन ऑफ x में y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कुछ भी ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग y आ जाएगा, x कुछ भी ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग y आ जाएगा। बहुत जगहों पे x को हम इनपुट, y को आउटपुट भी बोलते हैं कि x हमारा कुछ भी रहेगा जो कि इनपुट होगा, उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट जो कि y है हमें मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ x का मतलब यानी ये जो f ऑफ x है हमारा, जिसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x बोलते हैं, वो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन बेसिकली क्या है वो y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी हमारा f ऑफ x ही एक्स एक्स स्क्वायर है, क्योंकि y क्या है? f ऑफ x, y एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, x का फंक्शन हो गया। कैसे फंक्शन हुआ? तो मान लो मैं x0 लेता हूं तो y क्या आ जाएगा? 0। x1 लेता हूं तो y 1, x2 लेता हूं तो y 4, क्योंकि x एक्स स्क्वायर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इफ x is equal to 0 which implies y 0, x is equal to 1 which implies y also 1 because 1 का स्क्वायर ऐसे लिखना चाहिए, x is equal to 0 which implies y is equal to 0 का स्क्वायर, क्योंकि y x x स्क्वायर के बराबर है, तो x अगर 0 है तो y 0 का स्क्वायर दैट इज 0, x is equal to 1 which implies y 1 का स्क्वायर दैट इज 1, x is equal to 3 which implies y is equal to x x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर दैट इज 9। मतलब अकॉर्डिंग टू x ये इनपुट है हमारा, इधर क्या मिल जा रहा है? आउटपुट। क्या मिल जा रहा है? आउटपुट। x क्या है? x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x के अकॉर्डिंग y हमारा बदल रहा है कि नहीं? चेंज कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है ना। अब देखिए ये तो बहुत सारे यहाँ पे और भी मैं ले सकता था, x4 पे y 16 हो जाता है कि नहीं? x4 पे y 16 हो जाता। तो ध्यान रखेंगे ये एक एग्जांपल मैंने लिया है ना। y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर कहीं लिखा हुआ हो तो तुरंत समझ बैठना कि यही f ऑफ x है। कहीं कहीं ऐसा भी लिख देता है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसा भी कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना है कि x क्या है। फिर से x क्या है? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और f ऑफ x यानी y, क्योंकि f ऑफ x ही y होता था, वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ हो, कहीं ऐसा लिखा हुआ हो x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, जरा समझना, मतलब सिंबल मैंने इंटरचेंज कर दिया। x इज एफ ऑफ y यानी x इज फंक्शन ऑफ y, x इज फंक्शन ऑफ y। तो ध्यान रखेंगे अब y क्या होगा? तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और x जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। यानी x अब डिपेंड करने लगेगा y पे। y तो हम कुछ भी ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, x क्या है यहाँ? x यहाँ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे x के ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे हम लोग इसको डोमेन कहते हैं। मैं केवल नाम बता रहा हूं, है ना, इस पे रिसर्च मत कीजिएगा। फिजिक्स वाले लोग, नीट वाले लोग इस पे रिसर्च मत कीजिएगा, केवल नाम जान जाइए। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा? वो टाइप ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करता है, फंक्शन कैसा है आगे पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स स्क्वायर फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो भी है उसके बारे में किसी को अभी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ना होता है मैथ्स वाले लोगों को, जब आप मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है ना, 12th में। तो मैं जस्ट एक नाम डिफिनीशन बता रहा हूं ताकि डर ना लगे आपको मैथ्स में। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन।
एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, y का जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज को हम लोग कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज को रेंज कहते हैं। ये जस्ट मैंने डिफिनीशन दिया है, रिसर्च नहीं करेंगे, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है ना, केवल नाम जान जाइए, ठीक है ना। ऑलराइट, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड f ऑफ x यानी y, f ऑफ x यानी y, यानी y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है? f ऑफ x ही y है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? पूरा इकट्ठे डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पूछ रहा है फाइंड f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ माइनस 2 क्या होगा, f ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, एंड f ऑफ 2 क्या होगा। f ऑफ 2, ये कुछ सिंबल्स हैं, इसको देखना है और समझना है इन सिंबल्स के मतलब क्या होते हैं। जैसे मेरे से कोई कहेगा f ऑफ 2 क्या होगा, तो देखो f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये एक रिलेशन है, वैलिड मैथमेटिकल रिलेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन। तो यहाँ x है, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 है, तो जब मैं 2 लूंगा, क्योंकि इसी x को ना रिप्लेस यहाँ 2 से किया गया होगा, यानी x के बदले मुझे 2 लेना है, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? तो f ऑफ 2 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 दैट इज 5। उसी तरीके से f ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा? तो f ऑफ माइनस 2 हो जाएगा, अगर f ऑफ माइनस 2 की बात करें तो x के बदले मुझे क्या लेना होगा? फिर से माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर, अब प्लस 1 तो है ही, ये भी क्या हो जाएगा? 5। उसी तरीके से यहां देखो f ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो देखिए f ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ x प्लस 1 का मतलब क्या है? तो जब f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है, तो x के बदले जब मैं x प्लस 1 लूंगा, तो हमारे इस एक्सप्रेशन में RHS में जहां भी x है वहां मुझे x प्लस 1 रखना होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 से बन जाएगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है ना। उसी तरीके से यहां देखिएगा जरा, ये क्या हो जाएगा? तो f ऑफ 2, ये क्या है? बेसिकली f ऑफ 2। सबसे पहले f ऑफ 2 क्या होगा ये देखेंगे, अंदर में जो सबसे अंदर है उसको चेक करेंगे कि f ऑफ 2 क्या होगा। तो देखो यहां गौर करना, f ऑफ 2 कितना आया है? 5 के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं f ऑफ 5, f ऑफ 2 का मतलब f ऑफ 5, बिकॉज f ऑफ 2 इज व्हाट? 5, अकॉर्डिंग टू दिस 2 स्क्वायर प्लस 1 5, तो ये क्या बन गया? f ऑफ 5। तो और अब f ऑफ 5 क्या हो जाएगा? तो x के बदले क्या रख देंगे? 5, तो इट विल बी 5 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 25 प्लस 1 26, क्या हो जाएगा? 26। तो ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। ऑलराइट, जैसे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जैसे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए सर्किल, क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, है ना। एरिया ऑफ ए सर्किल डिपेंड्स अपॉन रेडियस एंड गिवन एज a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया यही होता है ना। फाइंड एरिया एट r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, इससे भी पहले आइडेंटिफाई, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? तो देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, यहाँ x का काम कौन कर रहा है? रेडियस, और y का काम कौन कर रहा है? एरिया।
तो y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एरिया यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और रेडियस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आइडेंटिफाई कर गए। और फाइंड a एट r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2। r1 पे एरिया कितना होगा, r2 पे एरिया कितना होगा, ये तुम आप निकालिएगा, आप बहुत इजी है, ये आप निकालिएगा। उसी तरीके से ये पहला क्वेश्चन सपोज। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी होता है, ये भी आप जानते हो, किसी स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां भी आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करना, और फाइंड v एट r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, है ना, ऑलराइट। also find v at r is equal to 2 minus v at r is equal to 1। मतलब r is equal to 2 पे जो v आया और r is equal to 1 पे जो v आएगा, उन दोनों का डिफरेंस भी निकालिएगा। तो ये 3 पार्ट आप निकालिएगा, है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, जिस तरीके से यहाँ पाई कांस्टेंट था। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, ये आप कीजिएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ठीक है ना। और डिग्री और रेडियन में आप लोगों को कन्वर्जन अब आता है ना, डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन आता है। और 0 से 90 डिग्री के बीच साइन थीटा कॉस थीटा का भी आपको वैल्यू सब आता होगा, आई होप। हालांकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ाऊंगा इसी बेसिक मैथ्स में, लेकिन मैं होप करता हूं कि थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री 30 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू को रेडियन में बदलने हैं और साइन 30 कॉस 30 आता होगा आपको। एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, फाइंड एफ ऑफ π/6, एफ ऑफ π/3, ठीक है ना। पहला ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, एफ ऑफ π/2 माइनस π/6, डी पार्ट एफ ऑफ π/2 माइनस एफ ऑफ π/6। ये 4 पार्ट निकालिएगा, है ना। YouTube के कमेंट बॉक्स में ही ये आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, फिर से मैं समझा दूं, एफ ऑफ एक्स जो है y है, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सॉल्व कीजिएगा। ऑलराइट, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।